जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपका लेक्चर नंबर 7 है सीरीज में। आप वो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। उसमें हमने रेंट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है? एंड कौन सी एक्सेप्शंस हैं, एंड उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है, तो उस केस में हमने क्या करना है, ये एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर वहां पर आप नहीं पूछना चाह रहे, अगर आप पर्सनली पूछना चाह रहे हैं वॉइस नोट के थ्रू या डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक गिवन है, वहां पे भी आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जो चीज सीखनी है वो ये है कि जो जब हम बिल्डिंग रेंट पर देते हैं, जब हम कोई लैंड रेंट पर देते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते होते हैं। अगर आप कभी रेंट पर रहे हैं या आपने कभी रेंट पर बिल्डिंग दी है, तो आपको पता होगा कि जब आप एक बिल्डिंग या लैंड रेंट पर देते हैं, तो आप 2 मंथ की रेंट की इक्वल या 1 मंथ के रेंट के इक्वल आप क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, जो जब बिल्डिंग खाली करेगा वो पर्सन, आप उसको रिफंड तब आप उसको रिफंड कर देते हैं। तो लॉ कहता है कि जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, हालांकि वो मेरी इनकम नहीं है, वो जस्ट मैंने एज ए सिक्योरिटी ली है, ठीक है, वो मैंने बाद में रिफंड करना है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो सेक्शन 16 है, 15 है, वो कहता है कि जनाब, जो आपको रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, जो एडवांस मिला है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए रेंट कंसिडर किया जाएगा, रेंट कंसिडर किया जाएगा। और जो चीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेंट होती है, वो कहां फॉल करती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में, उसको हमने टैक्स देना होता है। लेकिन यहां पर लॉ ने एक और चीज भी इसमें ट्विस्ट डाल दिया। वो कहते हैं कि जो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारे का सारा आपका जिस साल रिसीव हुआ है उस साल टैक्स नहीं होगा, बल्कि ये आपका 10 सालों में इक्वल अमाउंट पर टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल आज टैक्स ईयर 2022 है, ठीक है, 2022। अब 2023 स्टार्ट हो गई, हम लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। टैक्स ईयर 2022 है, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर दी और मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिया, जो मैंने डिपॉजिट लिया रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल, वो मैंने लिया 1 लाख रुपए। लॉ कहता है जिस साल, जिस टैक्स ईयर में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, उस साल एंड नेक्स्ट 9 टैक्स ईयर में इक्वली वो क्या होगा, हर साल टैक्स होगा। मीन टैक्स ईयर 2022 में जिसकी अमाउंट टैक्स मेरी इनकम में ऐड होगी, कितनी, 10वां हिस्सा, 10,000। सेम सिमिलरली जब हम टैक्स ईयर 23 में जाएंगे, 23, 10,000 उसमें ऐड होगा। अगर जब हम 24 में जाएंगे, 10,000 ऐड होगा। 25 में जाएंगे, 10,000 ऐड होगा। 26 में जाएंगे, 10,000 ऐड होगा। 27 में जाएंगे, 10,000 ऐड होगा। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, 28 में जाएंगे, 10,000 ऐड हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 29, 10,000। टैक्स ईयर 30, 10,000। टैक्स ईयर 31, 10,000। अगर जब हम जाएंगे टैक्स ईयर 32 में, तो तब कुछ भी ऐड नहीं होगा मेरी इनकम में इस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिलेटेड, क्योंकि मैं पूरा 1,10,000 इक्वल ईयर्स में टैक्स करवा चुका हूं। लॉ ने क्या कहा था, जो आपको डिपॉजिट मिला है वो आपका सारे का सारा इनकम है, 1,00,000 रुपए। लेकिन आपने उसको टैक्स किस तरह करवाना है, इस जिस साल मिला है उस साल एंड नेक्स्ट 9 ईयर इक्वल अमाउंट में आपने क्या करवाना है, उसको टैक्स करवाना है। तो मैंने इस पूरे 1,00,000 को 10 सालों में इक्वली टैक्स करवा लिया है। तो 11वें साल में कुछ भी ऐड नहीं होगा मेरी इनकम में इस डिपॉजिट के रिलेटेड। ये तो एक सिनेरियो था जिसमें ये था कि जो आपकी जो
रेंट आपका जो टेनेंट है वो आपको छोड़कर नहीं जाता। फिर लॉ कहता है कि अगर आपका जो टेनेंट है वो आपका जो बिल्डिंग है या आपकी जो लैंड है वो 10 साल से पहले खाली कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 में मैंने बिल्डिंग रेंट पर दी, मंथली रेंट था 50,000 और जो डिपॉजिट था वो था 1,00,000 रुपए, ठीक है। जब मैं टैक्स ईयर 2022 की वर्किंग करूंगा, 2022 की, टैक्स ईयर 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है। पहले मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, जो मेरा मंथली रेंट है, रेंट कितना मेरा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये बनता है मेरा 6,00,000। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, डिपॉजिट। डिपॉजिट में किस तरह ऐड करूंगा, डिपॉजिट का 10वां हिस्सा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10, मेरा 10,000 यहां पर ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी जो 2022 की जो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 6,10,000 रुपए है। जब हम 23 में आएंगे, सेम ही हमारे पास किरायादार है, वो छोड़कर नहीं गया, तो 6,00,000 रुपए ही बनेगा। हम ये कहते हैं कि हमने कोई इंक्रीज नहीं की रेंट के अंदर, ठीक है। नॉर्मली क्या रहा होता है, हर साल आपका जो रेंट है 10-15% इंक्रीज होता है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल तक ये कहते हैं कि ये कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। जो हम इस साल भी क्या करेंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, मेरे क्या बन जाएगा, 6,10,000 बन जाएगा। 24 में आते हैं, सेम 6,00,000, कोई इंक्रीज नहीं है, टेनेंट हमारा पुराना ही है, और जो हमारी 10,000 कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐड हो जाएगा, ये है 6,10,000 रुपए। अब 25 में आते हैं, मैं कहता हूं कि ये मेरा पर्सन जो है 30 अप्रैल 2025 में छोड़ के चला जाता है। अब इस साल में मेरी इनकम रेंट कितना होगा, रेंट होगा सिर्फ 9 महीनों का, क्योंकि 9 महीनों के बाद छोड़ के चला गया है वो अप्रैल में, जो 10 महीनों का। जो मई जून है वो मैं ऐड नहीं करूंगा, तो कितना रेंट होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इक्वल होगा, मतलब मेरा जो रेंट आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो आएगा 5,00,000। तो यहां पर क्योंकि मेरा जो वो किरायादार है छोड़ के चला गया है, तो यहां पर एक बात याद रख लें कि जिस साल आपका किरायादार छोड़ के चला जाएगा उस साल आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे डिपॉजिट के रिलेटेड। अगर 10 साल के बाद छोड़ के जा रहा है तो वो तो आप वैसे ही नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे का सारा 10 साल में टैक्स करवा चुके हैं डिपॉजिट को। अगर 10 साल से पहले छोड़ के जा रहा है, जैसे यहां पर 14 साल में छोड़ के चला गया है, तो आपने जिस साल वो छोड़ के जा रहा है, जो किरायादार जिस साल छोड़ के जा रहा है उसके डिपॉजिट के रिलेटेड आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। मैं ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूं कि जिस साल जो किरायादार छोड़ के जा रहा है। अभी हम आगे एक और सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे जो इसमें एक केस हो सकता है, उस केस में आपने क्या एडजस्टमेंट करनी है हम वो देखते हैं। तो जो मेरी 25 की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी वो होगी सिर्फ 5,00,000, जो एक्चुअल रेंट होगा 9 महीनों का, या फेयर मार्केट वैल्यू जो हायर होगी वो मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3 में एक और लॉ कहता है, ठीक है, केस नंबर 3 लॉ कहता है कि अगर मैंने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और उस बिल्डिंग मैंने रेंट पर दे दी, मेरे पास किराएदार ने मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दी 1,00,000 रुपए, और चौथे साल वो छोड़ के चला गया, एंड चौथे साल ही मैंने क्या किया, उसको आगे रेंट पर दे दिया, एंड उस पर्सन से भी मैंने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया। तो लॉ कहता है कि जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट न्यू पर्सन से लिया है, ठीक है, उसमें से आप लेस करेंगे वो वाला पोर्शन जो आपने पिछले पर्सन की सिक्योरिटी डिपॉजिट में से इनकम में ऐड कर दिया था। अगर मैं यहां पर बात करूं इस एग्जांपल में, तो अगर मेरे पास 2025 में नया कस्टमर आ जाता है, नया टेनेंट आ जाता है, किराएदार आ जाता है, तो मैं उसे कहता हूं यार आप मुझे 1,50,000 क्या दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, क्योंकि जो रेंट है वो तो रेंट ही आ जाएगा ना। जिस तरह ट्रीटमेंट नॉर्मल है, बिल्डिंग 10 भी हो तो हर बिल्डिंग अलग अलग हम रेंट लिखते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ डिपॉजिट को। अगर मेरे पास एक पर्सन न्यू आ जाता है 2025 में, वो मैं उससे लेता हूँ 1,50,000 रुपए डिपॉजिट लेता हूँ। तो लॉ कहता है अगर आपने न्यू टेनेंट से अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, ठीक है, तो उसमें से आप लेस करेंगे
वो पिछले टेनेंट का जो आपका डिपॉजिट है 1 लाख रुपए, सॉरी 30,000 रुपए, जो आप ऑलरेडी टैक्स करवा चुके हैं। पिछले टेनेंट से मैंने लिया था 1 लाख, लेकिन मैंने लेस कौन सा वाला करना है, 30,000 रुपए, जो मैं टैक्स करवा चुका हूं उस टेनेंट से रिलेटेड, मैं 30,000 रुपए यहां पर लेस कर दूंगा। जो बच जाएगा 1,20,000 रुपए, उसको मैं क्या करूंगा, फिर हर टैक्स ईयर में, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि मिस्टर ए है, ये ऑनर है जिसकी हम टैक्सेशन कर रहे हैं, इसके पास एक टेनेंट आया अली 2018 में, इसका मंथली रेंट था 1 लाख पर मंथ, ठीक है। और इसका जो डिपॉजिट था वो था 12 लाख रुपए। ये पर्सन ये आया था 2018 में, ठीक है। और ये पर्सन हम वर्किंग कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 की, जो खत्म होना है जून 2023 में। अब ये पर्सन मेरा 30 सितंबर 2022 को इसने मेरी जो बिल्डिंग थी वो वेकेट कर दी है, खाली कर दी है, ठीक है। अब फिर मैं कहता हूं कि एक न्यू टेनेंट मेरे पास आया नवंबर में, उसका नाम है जावेयार। इसको मैं से जो मंथली रेंट ले रहा हूं ये है 2 लाख रुपए पर मंथ, और इससे जो मैंने डिपॉजिट लिया है वो है मेरा 24 लाख, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपने मिस्टर ए की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, यहां से हम अमाउंट लिखते हैं जी। पहला मेरे पास कस्टमर टेनेंट कौन सा था, अली, अली था ना जी, अली था। अली मेरे पास इस साल में सिर्फ 3 मंथ उसके पास मेरी बिल्डिंग रही है। 30 सितंबर को वो छोड़ के चला गया था, उसका रेंट था 1 लाख रुपए, तो मेरी जो इनकम रेंट पर लगी रही है वो लगी रही है टोटल 3 मंथ अली को, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये रेंट बन गया मेरा 3 लाख रुपए रेंट अली का। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट आया वो आया जावेयार, वो कब आया, नवंबर में, मैं कहता हूं फर्स्ट 30 नवंबर को आया, ठीक है, 30 नवंबर को आया। तो मेरे मंथ कितने बनते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मेरे बनते हैं 7 मंथ। 2 लाख रेंट है, मल्टीप्लाई बाई 7, ये मेरे पास बन जाएगा 14 लाख रुपए। रेंट का जो ट्रीटमेंट था वो समझ आ गया। अब हमने ट्रीटमेंट जो यहां पर देखना है, जो एक्चुअली हमारा पर्पज है, वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। डिपॉजिट जो अली वाला डिपॉजिट था उसमें से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इस साल। हमने क्या पढ़ा था कि जिस साल एक जो हमारा किरायादार छोड़ के जाएगा उस साल उसके डिपॉजिट के रिलेटेड जो हम एक चीज ऐड करते होते हैं, 10 में से ऐड कर रहे होते हैं उसकी सिक्योरिटी का, हम वो ऐड नहीं करेंगे। ये कब छोड़ कर गया है, टैक्स ईयर 23 में छोड़ कर गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास कौन आया है, जावेयार। जावेयार हमारे पास आया है, उसने हमें डिपॉजिट दिया है 24 लाख, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक भी आपको मैंने बताया है हमने इसमें से क्या लेस करना है। हमारा पुराना किरायादार, उसने जो उसके डिपॉजिट में से जितनी अमाउंट हम टैक्स करवा चुके हैं, हम अली के डिपॉजिट में से वो अमाउंट लेस करेंगे। अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, ठीक है, फ्रॉम अलीज डिपॉजिट। सिर्फ अली के डिपॉजिट से जो हमने अमाउंट चार्ज की थी टैक्स के ऊपर, जो हमने इनकम ऐड की थी, वो हमने लेस करनी है इसमें से। जी हमारे पास अली आया 2018 में, तो टैक्स ईयर 2018 में हमने कितनी इनकम चार्ज की होगी डिपॉजिट के रिलेटेड। हमारा डिपॉजिट कितना था, हमारा डिपॉजिट था अली का 12 लाख,
ये हमारा कितना बनता है 10 साल के ऊपर 1,20,000 बनता है। तो हमने 2018 में इनकम ऐड किया होगा 1,20,000। हमने टैक्स ईयर 2019 में ऐड किया होगा फिर 1,20,000। फिर हमने टैक्स ईयर 20 में भी ऐड किया होगा 1,20,000। हमने फिर 21 में भी ऐड किया होगा 1,20,000। फिर हमने 22 में भी ऐड किया होगा 1,20,000। और भी हम 23 की वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि 23 में ये छोड़ के चला गया है, हमने कुछ भी लेस नहीं किया। ये सारा लेस करने के बाद जो नेट डिपॉजिट बनेगा, अब मैं 24 लाख में से लेस करूंगा 12.6 लाख रुपए, मेरे पास जो नेट डिपॉजिट बनता है ये बनता है 18 लाख रुपए। जो नेट अमाउंट बच जाएगी, लॉ कहता है आपने इस नेट अमाउंट का बिल्कुल वैसे ही पहली तरह 10वां हिस्सा इस नेट अमाउंट को आपने 10 इक्वल ईयर्स में क्या करना है, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करना है। तो यहां पर टैक्स ईयर 2023 में जो ज़ेवियर में से मैंने इनकम में ऐड करनी है वो क्या ऐड करना है, 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये बन जाएगा मेरा 1,80,000 रुपए। तो जो मेरी टोटल इनकम कितनी बनती है 2023 की, ये बनती है, ये मेरी बनती है 17 लाख, ये बन गई, ठीक है 17 लाख रुपए। और हम नीचे ऐड किया, कितना ऐड किया, 1,80,000 ऐड किए। मेरे पास टोटल इनकम मेरे पास कितनी बन गई, 18,80,000 रुपए। तो इस तरह आपने क्या करना होता है, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपने उसको एडजस्ट करना, आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। चलिए हम देखते हैं कि ये आपकी जो बुक में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है, ये उन्होंने बात की है नॉन रिफंडेबल ट्रीटमेंट क्या है, वेयर द ऑनर ऑफ बिल्डिंग रिसीव्स एन एडवांस विच इज नॉट एडजस्टेबल या रिफंडेबल, ठीक है, अगेंस्ट रेंट, द होल ऑफ एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज रेंट। अगर रेंट ट्रीट कर रहे हैं, चार्जेबल टैक्स भी है, मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स, मीन वो आपका रेंट तो है लेकिन आपने उसको 10 इक्वल हिस्सों में 10 सालों में इनकम में ऐड करना, जिस तरह हमने एग्जांपल में किया था, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये कवर होगी कि कमेंसिंग फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच एडवांस इज रिसीव्ड। अब फिर नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टेबल एडवांस अगेंस्ट रेंट बिकॉज द सेम विल बी ऑटोमेटिकली। वो ये है कि अगर मैंने 3 मंथ का रेंट एडवांस में ले लिया है, वो सिक्योरिटी नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा रेंट के अगेंस्ट, वो तो मेरा रेंट ही है, तो वो नॉन रिफंडेबल नहीं है। मैंने जो एडजस्टमेंट करनी है, सॉरी जो मैंने वो नॉन रिफंडेबल है। जो मैंने ये एडजस्टमेंट करनी है ये सिर्फ रिफंडेबल एडवांस की करनी है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस की करनी है। अब नेक्स्ट है, इफ एडवांस इज रिफंडेड इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स। क्योंकि हमने देखा था कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स हम कुछ ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी पूरी इनकम ऐड हो चुकी होती है। इसलिए क्या, अगर आपने रिफंड कर दिया है 10 साल से पहले, तो उस केस में जिस साल आप रिफंड कर रहे होंगे उस साल आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे हमने यहाँ पर ज़ेवियर के केस में अली का जो डिपॉजिट था उसकी कोई भी एडजस्टमेंट हमने अमाउंट ऐड नहीं की थी यहाँ पर, क्योंकि साल ये छोड़कर जा रहा था। जी नेक्स्ट इसमें क्या कहता है वो, आफ्टर वैकेंसी, ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेंस्ट अनदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, जैसे कि ज़ेवियर ने 24 लाख रुपए दिया था, अनदर एडवांस है, ठीक है, न्यू एडवांस लेस, न्यू एडवांस कितना था हमारे एग्जांपल में 24 लाख था, लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। जो अली का एडवांस हमने 5 लाख चार्ज किया था, 6 लाख, 18 में 1,20,000, 19 में 1,20,000, 20 में 1,20,000, टोटल 22 टैक्स कितना बनता, 6 लाख बनता था। हम लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बनेगी शैल बी चार्जेबल इक्वली इन 10 टैक्स ईयर, जिस साल वो आया उस साल से लेकर एंड तक, जब वो तक वो छोड़ के नहीं जाता, तो हमारा कितना बनता है यहाँ पर, ये कितना बन गया, वही सेम बात 18 लाख बन गया। जो 18 लाख यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इस 18 लाख को मैंने फिर क्या करना है, दोबारा 10 सालों पे क्या करना है, डिवाइड करके हर साल इनकम ऐड करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। अगर 10 ईयर से पहले छोड़कर चला जाएगा, जैसा हमने अली का ट्रीटमेंट किया है वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। जिस साल वो छोड़ के जाएगा उस साल हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये था आपका नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी, जो हमारी जो होती है, जो आपकी जो नॉन एडजस्टेबल होती है, जो और रिफंडेबल होती है, नॉन एडजस्टेबल होती है। जो सिक्योरिटी और डिपॉजिट होता है उसका टैक्स में आपने ये ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा एक एरिया रह गया है, वो हमारा क्या है,
वो है कि जो डिडक्शंस हम जो एक्सपेंस लेस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर वो कौन से हैं और हमने किस तरह उसके एक्सपीरियंस करना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 9, उसमें हम डिडक्शंस करेंगे। जो लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें हम इसके पास पेपर करेंगे। ठीक है, ये हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी या अदर सोर्स या सॉरी बिजनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।